हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है हमारे वीकली सेशन में। तो सबसे पहले तो हम अपना यूजुअल डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी आर फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली। Future stocks and option trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. You should not engage in trading unless you fully understand the nature of transactions you are entering into and the extent of your exposure to loss. Actually, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेड एंट्री को ट्रेड एंट्री ना कह के रिस्क एजम्पशन कहते हैं कि भाई रिवार्ड तो मार्केट के हाथ में होता है, लेकिन जिस वक्त आप ट्रेड में एंट्री ले रहे होते हैं उस वक्त आपको ये डिफाइन करना जरूरी होता है कि ये ट्रेड जो मैं इनिशिएट कर रहा हूं इसमें मुझे कितना रिस्क है। और वो रिस्क हम एक तो अपने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, दूसरा अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यूजुअली दो तरह के होते हैं। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, वो लोग प्राइस, वॉल्यूम और मोमेंटम की स्टडी करके स्विंग के बेसिस पे या पिवट के बेसिस पे अपना रिस्क डिफाइन करते हैं, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझते, जिनको चार्ट रीडिंग का नहीं पता होता, वो लोग परसेंटेज टर्म्स में अपना रिस्क डिफाइन करते हैं कि भाई मैं अगर 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रहा हूं तो मैं इनमें 10% से ज्यादा यानी कि 10,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। और क्योंकि मुझे प्राइस थ्रेशोल्ड्स का, स्विंग थ्रेशोल्ड्स का इतना पता नहीं है, तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग 1 लाख रुपए की ही रखूंगा और अपना रिस्क जो है वो 10,000 रुपए का डिफाइन करते हुए 10% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा। तो मोटे तौर पे नेट बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि स्टॉप लॉस का तो आपको पता होना ही चाहिए, चाहे वो परसेंटेज टर्म्स में पता हो, चाहे वो टेक्निकल टर्म्स में पता हो। टेक्निकल टर्म्स में जब आप पता करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से जो मैं डायरेक्शन सोच रहा था मार्केट की, यहाँ से जो मैं मार्केट की दिशा सोच रहा था, मार्केट उस दिशा में नहीं चल रही है क्योंकि इसने हायर हाई हायर लो बनाना छोड़ दिया है और अब ये लोअर लो बना रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर है वो प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन का कोर जो है वो कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक को हम आगे बढ़ा के ग्रुप ऑफ कैंडल स्टिक्स के द्वारा स्विंग एनालिसिस करते हैं। अगर वो स्विंग्स साइडवेज होती हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है। अगर वो स्विंग्स हायर हाई और हायर लो बना रही होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है। और अगर वो स्विंग्स लोअर हाईज और लोअर लोज बना रही होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रेंड समझने के लिए चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस की मदद ली जाती है। और मैं जो यहाँ पर कोशिश करता हूँ हर वीक आके आप लोगों को चार्ट दिखा के ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस चार्ट के बेसिस पर हम लोग ट्रेंड को कैसे समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो निफ्टी ने कल एक बियरिश कैंडल बनाई है और कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर क्या यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड जो है वो स्विंग बेस्ड होता है। तो अब स्विंग कैसे हुई है तो हम पहले स्विंग देख लेते हैं कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इसको मैं
थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और इसकी स्विंग्स को समझने के लिए अगर मैं इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये इसकी स्विंग्स हमको दिखाई पड़ रही है। अब आप ये देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि ये निफ्टी ने एक हाई बनाया और फिर यहां पर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया और ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया और ये लो बनाया और फिर ये हाई बनाया और ये लो बनाया और फिर ये हाई बनाया। तो यानी अभी तक निफ्टी जो है वो मोटे तौर पे एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बना रही है। और ये सवाल एक्चुअल में कब पैदा होना चाहिए कि क्या निफ्टी अब अप ट्रेंड खत्म कर चुकी है, ये सवाल सबसे पहले तब उठना चाहिए जब ये वाला पॉइंट, ये वाला स्विंग लो जब ब्रीच हो जाए। तो हमारे लिए आज की तारीख में हमारा ये सवाल कि क्या निफ्टी रिवर्स हो जाएगी, वो थोड़ा अभी बेमानी है, वो थोड़ा अभी जल्दी है। जब तक ये वाला लो ब्रीच नहीं होता, और ये लो था 10,882 का। अब मैं इसी चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूं कैंडलस्टिक चार्ट में। आप ये देखिए, ये लो था 10,882 का। जब तक ये स्विंग लो इंटैक्ट है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी यहां से रिवर्स हो गई है। हालांकि जब हम कैंडलस्टिक देखते हैं तो हमें कल ये कैंडलस्टिक एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक के रूप में नजर आती है। तो हम जल्दबाजी क्यों करें, क्योंकि अगर मैं इसी चार्ट को वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं तो आप देखिए कि वीकली चार्ट में भी यही लो आ रहा है और वीकली चार्ट में अब तक कोई डाउन बार नहीं बनी है। ये जो वीकली चार्ट की बार है ये भी अप बार ही है। तो इस सवाल का कि क्या निफ्टी एक डाउन ट्रेंड शुरू कर चुकी है, ये सवाल का जवाब हमको 10,882 के नीचे ही मिलेगा। उससे पहले इस सवाल का जवाब देना बिना बात के एक बेमानी बात है। उस सवाल के और जवाब के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नीचे का लेवल है 10,882। ये तो हो गया प्राइस की, एक्शन की बात। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जैसे हमने डेली चार्ट में देखा कि यहां पर निफ्टी ने एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल एट द टॉप बनाई है, और क्या निफ्टी ने इससे पहले भी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल्स बनाई हैं एट द टॉप, तो हमको नजर आता है कि 2 बार पहले रिसेंटली निफ्टी ने ऐसा कुछ किया था। एक तो ये दिन था 22 जुलाई का। इस दिन देखिए निफ्टी ने ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। और दूसरा दिन था ये वाला 24 जून का। 24 जून को भी आप ये देखिए निफ्टी ने इस तरह से ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। तो ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल जून में भी बनी थी, जुलाई में भी बनी थी और अभी अगस्त में भी बनी है। लेकिन ये हमको एक तरह का अलर्ट इशू कर रही है, और जो ये कल बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है ये एक एडिशनल हमको अलर्ट इशू कर रही है। वो क्यों एडिशनल अलर्ट इशू कर रही है कि अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं तो आप ये देखिए, कल वाली कैंडल जो है, कल वाला प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे बंद होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब ये पहले बियरिश एनगल्फिंग कैंडल्स बनी थी तो ये ट्रेंड लाइन के भी कहीं भी नजदीक नहीं थी, ये ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर थी। और काफी ऊपर होने का अर्थ ये होता है कि भाई उस वक्त मोमेंटम काफी स्ट्रांग था।
लेकिन अब की बार जब ये गिरी है तो ये जो इससे पहले 3-4 कैंडल्स 5 कैंडल्स बनी हैं, आप इनको देखिए। ये कैंडल हमको ये बता रही हैं कि यहाँ पर बाजार एक इनडिसिसिव मोड में था और जो अपवर्ड मोमेंटम था वो धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए ये वाली जो एनगल्फिंग कैंडल है, ये पहले वाली एनगल्फिंग कैंडल के मुकाबले ज्यादा अलार्मिंग है, दो वजहों से। नंबर एक कि इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रीच की है, और नंबर दो, इससे पहले भी मोमेंटम जो था वो टूटता हुआ नजर आ रहा था। तो अब अपने को देखना ये है कि कैंडल स्टिक्स जो हैं वो हमेशा अगली कैंडल से कंफर्म होती है। तो हमको 10,882 का लेवल एक याद रखना है जो कि स्विंग लो है, और दूसरा, अगर प्राइस इस कैंडल स्टिक के नीचे ट्रेड करता है तो हमको मानना है कि बाजार जो है अब वो कमजोरी की तरफ चल रहा है, और वो कमजोरी 10,882 के नीचे कंफर्म हो जाएगी। मोटे तौर पे ये तो एनालिसिस का हिस्सा है। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछिए, उनका जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. गुड आफ्टरनून सर। टाटा मोटर्स का पे आपका व्यू थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। टाटा मोटर्स देख लेते हैं अभी चार्ट। जब भी हम कोई चार्ट देखना शुरू करते हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम एक हायर टाइम फ्रेम से उस चार्ट को देखना शुरू करें और फिर उसको धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे लाते जाएं। टाटा मोटर्स के चार्ट में एक दो बातें हैं जो काफी कॉन्स्पिक्यूअस हैं। जैसे अगर आप लोग मेरे चार्ट रीडिंग और चार्ट प्रेजेंटेशन को देखते आए हैं तो आप देखते होंगे कि मैं आरएसआई के साथ में प्राइस को जोड़ के देखने की कोशिश करता हूं, और ये मंथली चार्ट है। मैंने इस रेक्टेंगल के द्वारा मंथली चार्ट का हाई और लो जोड़ने की कोशिश की है, और एक बार के लिए मैं इस वॉल्यूम को हटा दूं ताकि ये प्राइस चार्ट अपने को साफ साफ नजर आए। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी ऑफ विजन के लिए मैं चार्ट को साफ कर रहा हूं कि आप ये देखें कि मंथली चार्ट पे टाटा मोटर्स ये स्विंग के लो बना रहा था। एक स्विंग लो ये बनाया था और दूसरा स्विंग लो ये बनाया था, और इनके कंपैरिजन में जब हम आरएसआई को देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि आरएसआई ने जो दो स्विंग लो बनाए वो एक दूसरे के नीचे ना होकर एक दूसरे के ऊपर थे। तो क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो स्विंग लो है, प्राइस ने अगला स्विंग लो इसके नीचे बनाया, लेकिन आरएसआई ने इस स्विंग लो के बाद जो अगला स्विंग लो बनाया वो पिछले लो से ऊपर ही रह गया। तो एक बात तो ये हो गई कि आरएसआई ने यहाँ पर ये डाइवर्जेंस देके मंथली चार्ट में हमको ये बताया कि मंथली जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसका मोमेंटम कम हो रहा है। लेकिन अभी इसने एक काम नहीं किया कि ये जो पुराना स्विंग हाई था इसको अभी ब्रीच नहीं किया, और प्राइस ने भी जो अभी पुराना स्विंग हाई था उसको ब्रीच नहीं किया। तो अगर प्राइस, जैसे मैंने आपको अभी निफ्टी के केस में हायर हाई और हायर लो बनाते हुए दिखाया था, वैसे ही आप ये देखिए कि टाटा मोटर का चार्ट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था, और जब ये 201 के ऊपर बंद होना शुरू होगा तो ये मंथली चार्ट में रिवर्सल कंफर्म करेगा। लेकिन अभी ये मंथली चार्ट में अपने को ये बता रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है वो थक चुका है, यहां से रिवर्सल की संभावना है। ये तो हो गया मंथली चार्ट। अब आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट हमको क्या कह रहा है? तो
वीकली चार्ट में भी आप ये देखो कि यहां से यहां तक कोई ऐसा डिसर्नेबल स्विंग नहीं है, ये काफी तेज मूव था। तो हम डेली पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट हमको ये बता रहा है कि ये जो पुराना लेवल है 158, इसके ऊपर पहले एक सपोर्ट होता था, और जब ये सपोर्ट टूट गया है तो ये 158 या 155 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये यहाँ पर डेली चार्ट में अपना एक स्विंग पूरा कर चुका है, और यहां अगर आप देखें तो एक गैप था छोटा सा, और इस पॉइंट के ऊपर एक सप्लाई जोन था। तो ये सारी बात मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप में से जो लोग टेक्निकल एनालिसिस समझने के एंथुजियास्ट हैं वो इन बातों को समझें। इनका निष्कर्ष सुनने को आप बहुत ज्यादा आतुर होंगे। इसका निष्कर्ष मोटे तौर पे ये है कि अभी 140 के ऊपर जाने का चांस कम लग रहा है, और अगर गया भी तो अगला रेजिस्टेंस 155 है। तो हाल फिलहाल के लिए ये 140 और 155 का रेजिस्टेंस मान के चलिए, और नीचे आप ये मान के चलिए कि ये जो पुराना स्विंग लो था ये 90 का था। तो अभी ये प्राइस 90 रुपए और 140 रुपए के बीच में कंसोलिडेट होगा, और इस कंसोलिडेशन का क्या रिजल्ट दिखाता है वो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो मंथली चार्ट है उसके हिसाब से एक्चुअल रिवर्सल 201 के ऊपर ही कंफर्म होता है। अभी यहां से मैक्सिमम ये 140 और 155 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। नीचे 90 अगर ये तोड़ देगा तो इसका मतलब हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो नीचे से अप ट्रेंड शुरू हुआ था वो खत्म हो गया है, और ये वापस नीचे जाने का इसका फिर से रुख हो गया है। ये एनालिसिस पार्ट है टाटा मोटर का। अब एनालिसिस के साथ में हम लोगों को करना होता है ट्रेड या एंटर करना होता है। तो जब ये प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो ये रास्ते में कई पैटर्न बनाता हुआ चलता है। तो उन पैटर्न्स के बेसिस पे हम उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि टाटा मोटर, यहाँ पर आप देखिए बहुत दिन तक इस पर्टिकुलर रेंज में एक बॉक्स रेंज के अंदर घूम रहा था। तो किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये मौके होते हैं जो कि उसको एक बेटर रिस्क रिवार्ड देते हैं। तो अगर टाटा मोटर पे मुझे एंट्री लेनी होती, या किसी भी स्टॉक पे जब मैं एंट्री लेता हूं, तो मैं तो ये ढूंढता हूं कि क्या वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई कंजेशन दिखा रहा है, कि कभी किसी बॉक्स में कंजेशन दिखाता है, कभी किसी ट्रायंगल में कंजेशन दिखाता है, कभी किसी वेज शेप में कंजेशन दिखाता है, कभी किसी फ्लैग में कंजेशन दिखाता है। तो इसलिए वो जो प्राइस पैटर्न है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो एनालिसिस से एक कदम आगे बढ़कर हमको एक बेटर रिस्क रिवार्ड के साथ किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने का मौका प्रोवाइड करते हैं। तो टाटा मोटर में जो बेस्ट एंट्री का मौका था वो तब था जब ये 112 के ऊपर चलना शुरू हुआ था। आज की तारीख में ये फिर हमको कुछ इंतजार करके ये देखना चाहिए कि भाई ये कोई ऐसा कंसोलिडेशन का या कंजेशन का पैटर्न बनाए, और फिर उसके बाद उसमें से ब्रेकआउट दे, तब हम उसके अंदर घुसें। अदरवाइज मैंने एक आपको ओपिनियन बता दी, और ओपिनियंस जो हैं वो एक इस तरह से स्विंग के बेसिस पे ट्रेंड की एनालिसिस होती है अलग अलग टाइम फ्रेम में, और अलग अलग टाइम फ्रेम में एक रेंज की एनालिसिस होती है। तो डेली टाइम फ्रेम में नीचे 90 और ऊपर 140, ये अभी रेंज टाटा मोटर की नजर आ रही है।